राष्ट्र प्रवाह विदर्भ न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं मनन व्यास और आज की देखते हैं ताजा खबर। युवा स्वाभिमान पार्टी के विधायक रवि राणा ने शीतकालीन सत्र के दौरान विधानसभा में शामिल नहीं होने का फैसला कर अपनी नाराजगी जाहिर की है, जबकि उनके समर्थक उन्हें कैबिनेट में जगह नहीं मिलने से निराश है। क्योंकि रवि राणा को मंत्री पद नहीं मिला, इसलिए वह रविवार को नए मंत्रियों का शपथ ग्रहण शुरू होने से पहले नागपुर से अमरावती स्थित अपने आवास लौटा है। तब से शहर में ही है। वह मंगलवार को पूरे दिन मालखेड़ के पास अपने खेत में थे। उनके समर्थकों का कहना था कि उन्होंने अपने खेत में गौ सेवा की ऐसी अटकलें थी कि वह कल नागपुर वापस जाकर सम्मेलन में भाग लेंगे, लेकिन उन्होंने नागपुर जाने से परहेज किया। हालांकि उन्होंने अभी तक मीडिया के सामने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है, लेकिन उनकी नाराजगी छिपी नहीं है। जैसे ही उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें मंत्री पद नहीं मिलेगा, वे तुरंत नागपुर से अमरावती पहुंच गए। पिछले सप्ताह रवि राणा ने मंत्री पद पाने के लिए अच्छा दम लगाया था। दादर रेलवे स्टेशन क्षेत्र में हनुमान मंदिर को हटाने को लेकर शिवसेना के ठाकरे समूह और भाजपा के बीच झड़प के बाद रवि राणा पिछले शनिवार को दादर में मंदिर पहुंचे और आरती की। वह भाजपा नेतृत्व का ध्यान आकर्षित करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इस बार भी उन्हें मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया। मुख्यमंत्री पद का चेहरा तय नहीं होने पर रवि राणा ने एक पर्चा निकाला और सार्वजनिक रूप से देवेंद्र फडणवीस का समर्थन किया। रवि राणा शुरू से ही फडणवीस के कट्टर समर्थक माने जाते हैं। उन्हें मंत्री पद मिलने की उम्मीद थी। रवि राणा की युवा स्वाभिमान पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर की है। मंत्रिमंडल विस्तार से पहले ही शहर के चौक चौराहे पर इस आशय के बोर्ड भी लगे दिखे कि रवि राणा इस वर्ष पालक मंत्री होंगे। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद महागठबंधन के तीनों पार्टियों में असंतोष भड़क गया है और जिन नेताओं को मंत्री पद नहीं मिला वे नाराज है। छगन भुजबल, सुनील मुनगंटीवार ने आज अपनी नाराजगी जाहिर की। जिनके बेटे दूसरी पार्टी से लड़े उन्हें मंत्री पद मिलता है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और प्रदेश अध्यक्ष चंद्रशेखर बावनकुळे ने वादा किया था कि मुझे मंत्री पद मिलेगा, लेकिन नहीं मिला। लेकिन मैं परेशान नहीं हूँ, ऐसा सुनील मुनगंटीवार ने कहा। वरिष्ठ राकपा नेता छगन भुजबल नासिक के लिए रवाना हो गए और उन्होंने अफसोस जताया कि उन्हें मराठा समुदाय के नेता मनोज जरांगे के साथ संघर्ष का इनाम मिला। वही शिवसेना के वरिष्ठ नेता तानाजी सावंत पुणे के लिए रवाना हो गए। शिवसेना के विजय शिवतारे ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि अगर हम मंत्री पद दिया भी जाए तो भी वह इसे स्वीकार नहीं करेंगे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता संजय कुटे ने भी अपना गुस्सा जाहिर किया है। मुनगंटीवार को लेकर केंद्रीय नेता ने कुछ अलग सोचा होगा, ऐसा वक्तव्य मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पत्रकारों के समक्ष किया। अब्दुल सत्तार, अर्जुन खोतकर, विजय शिवतारे, सावंत और शिवसेना के अन्य नेता मंत्री पद के इच्छुक थे। 2.5 साल बाद भी वो मंत्री पद नहीं लेंगे। शिवतारे ने कहा कि महायुति के तीनों नेताओं ने गलत व्यवहार किया और साधारण मुलाकात का समय भी नहीं दिया। मंत्री पद नहीं मिलने पर शिवसेना के भंडारा के विधायक नरेंद्र बोंडेकर ने अपनी पार्टी के उपनेता पद से इस्तीफा दे दिया है। बताया जा रहा है कि तानाजी सावंत की तबीयत खराब हो गई है और वह अधिवेशन छोड़ पुणे चले गए हैं। भुजबल ने इस बात पर अफसोस जताया है कि चूंकि मैं एक साधारण कार्यकर्ता हूँ, इसलिए मैं कहीं भी काम कर सकता हूँ, चाहे मुझे किसी भी तरह से बाहर कर दिया जाए। बीजेपी में भी नाराजगी है। मुनगंटीवार ने विधानमंडल सत्र के पहले ही दिन वॉकआउट कर दिया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की और करीब 1.5 घंटे तक चर्चा की। पूर्व मुख्यमंत्री रविंद्र चौहान, प्रसाद लाड, रविंद्र दरेकर मुख्यमंत्री पद की उम्मीद कर रहे थे। हालांकि इसके न मिलने पर उन्होंने नाराजगी जाहिर करने से परहेज किया है। हालांकि उन्हें विधान परिषद सभापति, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष, मुंबई अध्यक्ष में से कोई एक जिम्मेदारी मिलने की उम्मीद है। वही मंत्री पद के नामों अग्रणी रहे विधायक संजय कुटे भी नाराज है। उन्होंने कहा कि मुझसे मेरे माता पिता और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्कार है। उन्होंने हमें सिखाया है कि दूसरे लोगों की जान लेकर या कूटनीति का इस्तेमाल करके आगे बढ़ने की कोशिश न करे। कूटनीति की विफलता के कारण मुझे वर्तमान में मंत्री पद से वंचित रहना पड़ा होगा। आज शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन विधानसभा के कामकाज में हिस्सा लेते हुए विधायक सुलभा खोड़के ने कपास उत्पादक किसानों को कपास हेतु 10,000 रुपए प्रति क्विंटल के दाम दिए जाने की मांग उठाई तथा विदर्भ क्षेत्र के सफेद सोने को लेकर औचित्य का मुद्दा उपस्थित करते हुए मुख्यमंत्री फडणवीस एवं सदन का ध्यान कपास उत्पादक किसानों की समस्याओं की और आक्रोशित किया। विधानसभा में अपने विचार रखते हुए विधायक सुलभा खोड़के ने बताया कि कपास को योग्य दाम नहीं मिलने के चलते राज्य में कपास का उत्पादन भी घट रहा है। पिछले वर्ष 42.22 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कपास की बुआई हुई थी, लेकिन कपास की उपज को योग्य दाम नहीं मिलने के चलते इस वर्ष पिछली बार की तुलना में कपास की बुआई में 3.53% की कमी आई है। साथ ही जुलाई अगस्त माह के दौरान हुई अतिवृष्टि का परिणाम भी कपास के उत्पादन पर दिखाई दिया। इसके अलावा कपास खरीदी हेतु किसानों की सुविधा के लिहाज से भले ही राज्य में 30 CCI केंद्र शुरू किए जाने को मंजूरी दी गई है, लेकिन इसमें से एक भी केंद्र अमरावती संभाग व विदर्भ में शुरू नहीं हुआ है। साथ ही पूरे राज्य में केवल एक ही केंद्र द्वारा काम किया जा रहा है। ऐसे में सरकार की ओर से जिन जिन CCI केंद्रों को मान्यता दी गई है उन केंद्रों को शुरू कर कपास की खरेदी की जानी चाहिए। की आज शेतकऱ्यांच्या याला आपण चांगल्या प्रतीचा जर कापूस असला तर त्याला 7,100 ते 7,600 रुपये भाव देता,
परंतु आमच्या विदर्भातील किंवा अमरावती विभागाचे जे शेतकऱ्यांचे जे कापूस उत्पादन करतात त्याला तो भाव मिळतच नाही. तो किती मिळतो? 6,000, 6,200, 6,300 पर्यंतच मिळते. म्हणून मला या ठिकाणी मुख्यमंत्री महोदयांना विनंती आहे की या ठिकाणी आपण या शेतकऱ्यांचा, कारण आपल्याला माहिती आहे की विदर्भात कापूस हा पांढरा सोनं म्हणून ओळखलं जात होतं. आज शेतकऱ्यामध्ये या ठिकाणी कापसाची लागवड कमी होत आहे, कारण त्याला योग्य भाव मिळत नाही. कारण या ठिकाणी लागवडीचा खर्च वाढलेला आहे, खताच्या किमती वाढल्या, बियाण्याच्या किमती वाढल्या. त्यासोबत असताना त्या शेतकऱ्यांची लागवड जो खर्च वाढला त्या प्रमाणात त्याला ते पैसे मिळत नाही आहे, उत्पादनात घट झाली आहे. म्हणून मला या ठिकाणी मुख्यमंत्री महोदय फडणवीस साहेब या ठिकाणी आपण उपस्थित आहे, आपण विदर्भातले आहेत, म्हणून मला या ठिकाणी शासनाला विनंती करायची आहे औचित्याच्या मुद्द्याच्या माध्यमातून आपण या ठिकाणी शेतकऱ्याच्या प्रति क्विंटल 10,000 रुपये भाव द्यावा. तेव्हाच खऱ्या अर्थाने या शेतकऱ्यांना या ठिकाणी शेतकरी कापूस लावण्यासाठी सुद्धा प्रयत्न करतील व शेतकऱ्यांना ज्या विदर्भातल्या आत्महत्या त्या थांबतील. मंत्री चंद्रकांत दादा पाटिल ने आज विधानसभा में विधेयक प्रस्तुत किया जिसमें अब पेड़ की शाखाएं काटने के लिए अनुमति की आवश्यकता नहीं रहेगी, लेकिन बिना अनुमति के पेड़ काटने पर 50,000 रुपए के जुर्माने का प्रावधान है. पाटिल ने कुछ और विधेयक विधानसभा में पेश किए हैं और उन पर विस्तृत चर्चा होगी. कृषि भूमि को टुकड़ों में तोड़ने पर उसे नियमित करने के लिए 25% के बजाय 5% जुर्माना लगाने का भी विधेयक प्रस्तावित किया गया है. बिना अनुमति के पेड़ काटने पर प्रतिबंध था और शाखाएं काटने पर भी जुर्माना लगाया जाता था. इसलिए पाटिल ने सदन में कहा कि इस संबंध में परिभाषा स्पष्ट कर दी गई है. राज्य में 10 गुंठा तक बागवानी भूमि और 20 गुंठा से कम कृषि योग्य भूमि के बंटवारे पर प्रतिबंध है. फिर भी ऐसा किया गया है और इसे नियमित करने के लिए रेडी रेकनर रेट का 25% जुर्माना लगाने का प्रावधान है. इसे घटाकर 5% करने का प्रस्ताव है और इससे हजारों नागरिकों को फायदा होगा. प्राचीन स्मारकों, किलों, ऐतिहासिक स्थलों को नुकसान पहुँचाने और विरूपित करने पर सजा बढ़ जाएंगी. अब 2 साल की सजा और 1 लाख रुपए जुर्माने का प्रावधान किया गया है. इसके लिए संबंधित कानून में संशोधन करने वाला विधेयक विधानसभा में पेश किया गया. मुंबई के प्रभादेवी स्थित प्रसिद्ध सिद्धिविनायक ट्रस्ट के ट्रस्टियों का कार्यकाल 3 साल से बढ़ाकर 5 साल करने और सदस्यों की संख्या 9 से बढ़ाकर 15 करने का प्रस्ताव वाला एक विधेयक भी विधानसभा में पेश किया गया है. स्थानीय नागपुरी गेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत रहने वाली 28 वर्षीय विवाहित महिला को शारीरिक व मानसिक तौर पर प्रताड़ित करने के साथ ही उसे गैरकानूनी तरीके से 3 तलाक देने और पुलिस स्टेशन में फर्जी तलाकनामा पेश करने के मामले में अदालत के निर्देश पर नागपुरी गेट पुलिस ने महिला के पति व सास ससुर सहित झूठा तलाकनामा तैयार करवाने वाले वकील व उसके अटर्नी को भी विभिन्न धाराओं के तहत नामजद किया है. इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक 28 वर्षीय विवाहित को उसके पति व सास ससुर आए दिन प्रताड़ित किया करते थे. साथ ही 25 अक्टूबर 2023 को उसके पति इमरान खान गफ्फार खान ने उसे गैरकानूनी तरीके से 3 तलाक दिया, जिसके चलते वो अपनी शिकायत दर्ज कराने हेतु नागपुरी गेट पुलिस थाने पहुंची. तो इमरान खान ने इससे पहले ही 8 अक्टूबर 2023 को पुलिस स्टेशन में तलाकनामा खुलानामा का दस्तावेज जमा कर दिया था, जिसे देखकर फिरियादी महिला को काफी आश्चर्य हुआ. साथ ही उसने आरोप लगाया कि उसके पति तथा सास ससुर ने कुछ लोगों के साथ मिलीभगत करते हुए खुलानामा के झूठे दस्तावेज तैयार कराए गए हैं, जिसे लेकर फिरियादी महिला ने क्रिमिनल अपील के तहत अदालत में गुहार लगाई, जिस पर सुनवाई करते हुए प्रथम श्रेणी न्याय दंडाधिकारी की अदालत क्रमांक 9 ने मामले की जांच का आदेश पारित किया और पुलिस को इस मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए, जिसके चलते नागपुरी गेट पुलिस ने महिला के पति इमरान खान गफ्फार खान व ससुर गफ्फार खान मस्जिद खान, एडवोकेट किरण गजबीये, शेख अबू शेख हसन तथा अयूब बन्ने सहित एक महिला के खिलाफ बांधवी की विविध धाराओं के तहत आपराधिक मामला दर्ज किया है. चांदूर बाजार तहसील के बेलोरा के ऑटो रिक्शा चालक का शव गाँव से 13 किलोमीटर दूर हैदरपुर पिंपलखुटा मार्ग पर सोमवार सवेरे मिलने से खलबली मच गई. इस बारे में पुलिस ने आकस्मिक मृत्यु का केस दर्ज कर जांच शुरू की है. ऑटो चालक का नाम रवि शामराव गोलेकर है. बेलोरा में ऑटो रिक्शा चलाने वाले रवि की मृत्यु हादसा है या हत्या, इस बारे में पुलिस जांच कर रही है. पुलिस सूत्रों ने बताया कि रवि गोलेकर रविवार रात से लापता था. उसने रात करीब 10 बजे ऑटो रिक्शा लिया और किसी को कुछ बिना बताए घर से निकल गया. देर रात तक न लौटने पर गोलेकर परिवार ने उसकी खोजबीन आरंभ की. उसकी लाश सोमवार सुबह परतवाड़ा रोड पर पिंपलखुटा दौरान मिली. मध्य रेलवे के नागपुर से वर्धा के दौरान सिंधी रेलवे स्टेशन पर तकनीकी कार्य किया जा रहा है. इससे नागपुर और अमरावती के बीच चलने वाली 9 ट्रेन रद्द की गई है. कल 18 दिसंबर को 60 ट्रेन नहीं चलेंगी. कुछ ट्रेनों के स्टॉपेज बदले गए हैं. कुछ ट्रेन देरी से चलेंगी. 18 दिसंबर को वर्धा नागपुर मेमू, नागपुर वर्धा मेमू, अमरावती वर्धा मेमू, वर्धा अमरावती मेमू, भुसावल वर्धा एक्सप्रेस, वर्धा भुसावल एक्सप्रेस, अमरावती अजानी एक्सप्रेस, अजानी अमरावती एक्सप्रेस. यदि अमरावती जबलपुर एक्सप्रेस रद्द कर दी गई है.
नागपुर वर्धा रूट पर चलने वाली कुछ ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है और कुछ ट्रेनों को उल्टे रूट पर चलाया जाएगा। कुछ ट्रेनों के स्टॉपेज में बदलाव किया गया है। लंबी दूरी की गई ट्रेन देरी से चलेंगी, इससे यात्रियों को असुविधा होने की संभावना है। वर्धा स्टेशन से महाराष्ट्र एक्सप्रेस कोल्हापुर गोंदिया महाराष्ट्र एक्सप्रेस 17 दिसंबर को वर्धा रेलवे स्टेशन पर रुकेंगी। इसी प्रकार ट्रेन संख्या 11:40 गोंदिया कोल्हापुर एक्सप्रेस 18 दिसंबर को गोंदिया रेलवे स्टेशन के बजाय वर्धा रेलवे स्टेशन से रात 11:59 पर प्रस्थान करेंगी। स्थानीय कोलटकर कॉलोनी स्थित नागेश्वर मंदिर में दत्त जयंती निमित्त श्री गुरुचरित्र स्वाहाकार यज्ञ का आयोजन 9 दिसंबर से 14 दिसंबर दौरान संपन्न हुआ। 15 दिसंबर को यज्ञ की पुनरावृत्ति के बाद महाप्रसाद का सैकड़ों भक्तों ने लाभ लिया। यज्ञ के आयोजक तथा मुख्य यजमान नितिन दत्तात्रेय कोलटकर व उनकी पत्नी माधुरी के हाथों 9 दिसंबर को यज्ञ का प्रारंभ हुआ। यज्ञ में 7 दिन कुल 51 जोड़ों ने हवन कुंड में आहुति डाल पुण्य लाभ लिया। 10 दिसंबर को अच्युति महाराज के शिष्य सचिन देव महाराज का प्रवचन हुआ। यज्ञ को पंडित गणेश जोशी, शैलेश पाठक, श्रीहरि चोपड़े, संदीप पादे ने विधि विधान से संपन्न कराया। इस अवसर पर गजानन कोलटकर, यश कोलटकर, कीर्ति कोलटकर ने व्यवस्था देखी। वही गोपाल मंत्री श्रीकांत करवा, अमरचंद खंडेलवाल, दिगंबर भामकर से सैकड़ों भक्तों ने सहभाग लिया। पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने नागपुर विधानसभा में आज मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की है। इस भेंट के बाद अब राजनीतिक गलियारों में तरह तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है, लेकिन इसे सद्भावना भेंट कहा जा रहा है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने फोन कर एनसीपी नेता शरद पवार, शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे, पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण को शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया था, लेकिन विपक्ष की ओर से शपथ विधि में कोई मौजूद नहीं था। शपथ ग्रहण समारोह के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में देवेंद्र फडणवीस ने इस पर टिप्पणी की थी। इसके बाद आज शीतकालीन सत्र के दूसरे दिन उद्धव ठाकरे ने अनिल परब, आदित्य ठाकरे, वरुण सरदेसाई और सचिन अहिर के साथ मुख्यमंत्री से मुलाकात की, जो कि चर्चा का विषय बना। विधानसभा चुनाव में महाविकास आघाड़ी को सिर्फ 49 सीटें मिली है। इसमें शिवसेना सबसे ज्यादा 20 सीटें जीतने में सफल रही है। विपक्ष के नेता पद के लिए विधानसभा की कुल सीटों की 10% सीटें जीतना जरूरी है, लेकिन कोई भी पार्टी 29 सीटें नहीं जीत सकी। इस बारे में जब मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि विपक्ष के नेता का फैसला विधानसभा अध्यक्ष करेंगे। बताया जा रहा है कि इसी पृष्ठभूमि में आज उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई है। इस मुलाकात के बाद उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से भी मुलाकात की। मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के बीच हुई बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में उद्धव ठाकरे ने बैठक पर टिप्पणी की। उन्होंने कहा, इस सरकार से उम्मीद है कि महाराष्ट्र के हित में फैसले लिए जाएंगे। हाल ही में बीमा नियामक आयोग के निर्देश पर भारतीय जीवन बीमा निगम ने अपने बीमा सलाहकारों हेतु नई कमीशन नीति का अवलंबन किया है, जिसे अपने हितों के खिलाफ बताते हुए बीमा सलाहकारों द्वारा नई कमीशन नीति का विरोध किया जा रहा है। इसे लेकर शुरू किए गए चरणबद्ध निर्देशन के तहत बीमा अभिकार्यकर्ताओं ने आज स्थानीय श्रीकृष्णपेट स्थित जीवन बीमा निगम के विभागीय मुख्यालय जीवन प्रकाश के मुख्य प्रवेश द्वार के सक्षम धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारी बीमा अभिकार्यकर्ताओं का कहना रहा कि बीमा सलाहकारों द्वारा केवल कमीशन के भरोसे ही बीमा का व्यवसाय किया जाता है और नई नीति के तहत कमीशन की संरचना को बदलते हुए कमीशन की राशि में भारी भरकम कटौती की गई है। साथ ही साथ बीमा पॉलिसी धारक द्वारा पॉलिसी सरेंडर करने पर बीमा अभिकर्ता से पॉलिसी के कमीशन की रिकवरी करने का निर्णय लिया गया है। ये दोनों ही फैसले बीमा अभिकर्ताओं के लिहाज से अन्यायकारक है, जिन्हें भारतीय जीवन बीमा निगम ने तुरंत प्रभाव से वापस लेना चाहिए। इस धरना प्रदर्शन में अमरावती शहर स्थित भारतीय जीवन बीमा निगम की दोनों शाखाओं के अभिकर्ताओं सहित जिले के तहसील क्षेत्रों से वास्ता रखने वाले जीवन बीमा अभिकर्ताओं द्वारा हिस्सा लिया गया है। शेतकरी संगठन की ओर से आज जिलाधिकारी कार्यालय पर सोयाबीन तथा कपास को योग्य भाव देने के लिए जिलाधिकारी कार्यालय पर आंदोलन किया गया। आंदोलन में किसान नेता संजय कोल्हे, प्रकाश साबळे सहित सैकड़ों किसानों का समावेश रहा। सगळ्यात महत्त्वाचं मी संजय कोल्हे, मोर्शी तालुका। सगळ्यात महत्त्वाची गोष्ट असं आहे की विदर्भाच्या भूमीवर सध्या नवीन सरकार आलेलं आहे आणि अधिवेशन नागपूरला सुरू आहे। देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री झाले, आनंदाची गोष्ट आहे, पण त्यांनी ज्या गोष्टीचे आश्वासनं दिले आणि ज्या गोष्टीसाठी आंदोलनं केली, त्यांच्या आंदोलनामध्ये त्यांनीच म्हटलं होतं की सोयाबीनला 6000 रुपये भाव मिळाला पाहिजे। त्यांनीच म्हटलं होतं कापसाला 10,000चा भाव मिळाला पाहिजे। त्यांनीच म्हटलं होतं की भावांतर योजना लागू झाली पाहिजे। आज त्यांचं सरकार आलं आहे आणि ते म्हणतील देतो, करू, पाहू वगैरे चालणार नाही, कारण नवीन सरकार आलं आहे, बंपर मतांनी आलेलं आहे, भरपूर बहुमत आहे, त्यांना आता कोणाची साथ पाहिजे नाही आहे आणि विदर्भाच्या भूमीवरती आज ते आलेले आहे। आमची मागणी एकच आहे की ह्या सगळ्या गोष्टी ते जे बोलले त्या सगळ्या गोष्टींची पूर्तता तात्काळ झाली पाहिजे। और लेटेस्ट न्यूज़ देखने के लिए राष्ट्रप्रभा चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए।